रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। आज हम चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस में लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस तरह हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाएगा। लेक्चर नंबर 19 का टॉपिक है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। ये बातें पूरे चैप्टर में हम बार बार पढ़ चुके हैं। थर्मो रेगुलेशन में भी हमने ये बात पढ़ी है कि किस तरह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, बॉडी की अडॉप्टेशंस की जाती हैं, बाहर टेम्परेचर माइनस में हो या बाहर टेम्परेचर 40 प्लस हो। जो मैमल्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 पर रखने के लिए कौन कौन सी अडॉप्टेशंस करते हैं। अब यहाँ पर दो बातें आपके सामने डिस्कस की गई हैं। एक बात बताई जा रही है थर्मोस्टेट फंक्शन। ये दो लफ्ज़ हैं बेसिकली। थर्मो कहते हैं हीट टेम्परेचर को और स्टेट कहते हैं सेम को। यानी कि जो ह्यूमन हैं या मैमल्स हैं, क्योंकि हम यहाँ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा 37 सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड रहेगा, जिसकी रेंज है 36 to 38 सेल्सियस डिग्री सेंट। ये रेंज है और ये एवरेज है। अब अगर माहौल में टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा तो ये अडॉप्टेशंस करेंगे, क्योंकि इन्होंने बॉडी के टेम्परेचर को तो 37 पे ही रखना है। उसके बाद फीडबैक कंट्रोल इन मैकेनिज्म, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं फीडबैक। और अगर टेम्परेचर में चेंजेस आती हैं कम या ज़्यादा तो फीडबैक के तहत कंट्रोल किया जाएगा सब कुछ। अब सबसे पहली बात है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, जो भी चेंज आएगी, गौर से सुनिएगा बात, जो भी माहौल में चेंज आएगी उसको महसूस डिटेक्ट कौन करेंगे? वो रिसेप्टर करेंगे जो स्किन पर लगे होते हैं। डिटेक्टेड इन चेंज रिसेप्टर करेंगे। सिग्नल किसको भेजेंगे? कंट्रोल सेंटर को, जो कि ब्रेन है, और ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस है। कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेजे ताकि रिस्पॉन्ड करवाया जाए किसके ज़रिए? इफेक्टर के ज़रिए। तो इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये बात हमने शुरू में भी पढ़ी थी इस चैप्टर के। रिसेप्टर माहौल में होने वाली चेंजेस को महसूस करेंगे। स्किन के ऊपर भी हर तरह के रिसेप्टर लगे होते हैं। कोल्ड रिसेप्टर भी होते हैं, वार्म रिसेप्टर भी होते हैं, पेन रिसेप्टर भी होती हैं, कीमो रिसेप्टर भी होते हैं। हर तरह के रिसेप्टर बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं। पैगाम मौसूल करने के बाद आगे भेजेंगे किसको? कंट्रोल सेंटर को, जो कि ब्रेन है। और रिस्पॉन्ड किसके जरिए करवाएंगे? इफेक्टर के जरिए। किस तरह रिस्पॉन्ड? क्योंकि चेंज जो है उसको रिस्पॉन्ड करवाया जाए। इसी चीज को पढ़ते हुए ये बात बताई जा रही है फीडबैक मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व है, वो शामिल है। रेगुलेट का मतलब होता है मेंटेन करने में। किसको मेंटेन करने में? ह्यूमंस बॉडी टेम्परेचर को। इन एडिशन टू द मैनी अदर रेगुलेटरी प्रोसेस, और बहुत सारे दूसरे रेगुलेटरी प्रोसेस हैं। रेगुलेटरी प्रोसेस का मतलब क्या है? कोई अडॉप्टेशंस की गई हैं जिनके जरिए टेम्परेचर को अपनी बॉडी का मेंटेन किया रखा जाता है और अडॉप्टेशन की जाती है माहौल के मुताबिक। तो ये रेगुलेटरी एक्टिविटी, जैसे हमने पीछे पढ़ा है वार्म में क्या स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाते हैं, वेजो डायलेशन हो जाती है। तो यानी कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज में हमने पढ़ा। कोल्ड इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा शिवरिंग होती है, थर्मोजेनेसिस, जिसे हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, उसके बाद ब्राउन फैट्स, वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लबर, इस तरह काफ़ी हमने रेगुलेटरी प्रोसेस पढ़े हैं। अब फीडबैक बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, थोड़ा सा मैं आपको एक दफा दोबारा रिवाइज कर दूं। द फीडबैक, ऐसा फीडबैक विच रेनफोर्स द इनिशियल स्टिमुलस। ये डेफिनेशन आप पहले लेक्चर में भी देख सकते हैं। ऐसा फीडबैक पॉजिटिव जो मजबूर करता है इनिशियल स्टिमुलस। इनिशियल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये जो पॉजिटिव फीडबैक होता है, ये इसमें जो इफेक्टर जिन्होंने रिस्पॉन्ड करवाना होता है वो
चेंज की तरफ रिस्पॉन्ड करवाते हैं, मजबूर करते हैं कि जो चेंज आ रहा है उसकी तरफ मतवज्जा करवाया जाए इफेक्टर्स को। इफेक्टर ग्लैंड्स और मसल होते हैं, ये आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ बात। अब ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म क्या होता है, पहले भी मैंने आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अ फीडबैक सिस्टम दैट काउंटर्स द इनिशिएटिंग स्टिमुलस इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ऐसा सिस्टम दैट काउंटर्स, जो पता लगाता है इनिशिएटिंग स्टिमुलस के क्या पैगाम आया, क्या चेंज आया, यानी कि ये पता लगाकर उसके इन्वर्स उल्ट काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो इफेक्टर्स हैं, जो कि मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं बस, और कोई नहीं होता, रिस्पॉन्ड इनवर्स, उल्ट ये रिस्पॉन्स देंगे टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। ये भी हम डिस्कस भी करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि पॉजिटिव फीडबैक किस तरह हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक किस तरह हो रहा है, ये पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है। उसके बाद अब थर्मोस्टेट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ टेम्परेचर। थर्मोस्टेट किसे कहा जा रहा है, जो कि एक ही जगह पर टेम्परेचर को रखे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, वो ब्रेन का पार्ट है। एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ टेम्परेचर, जो कि कंट्रोल सेंटर है टेम्परेचर, टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला निज़ाम है, वो जगह है, वो बॉक्स है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और एक जगह पे रखता है। होम्योस्टेसिस या होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट, जो होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने वाला एक कंट्रोल सेंटर है, टेम्परेचर को जो बरकरार रखता है, इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, वो ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस होम्योस्टेट थर्मोस्टेट है विच रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द टेम्परेचर, जो रिस्पॉन्ड करेगा चेंज इन द टेम्परेचर, के टेम्परेचर में चेंज जो आ रहा है, रिस्पॉन्ड कौन करवाएगा, पैगाम कौन आगे भिजवाएगा, हाइपोथैलेमस भिजवाएगा कि अब ये काम करो ताकि टेम्परेचर 37 पर ही आ सके दोबारा, क्योंकि टेम्परेचर अबव भी हो सकता है 37 से, 37 से बिलो भी हो सकता है। सो सेट पॉइंट किसे कहा जा रहा है, 37। अगर अबव हो जाता है, 40 हो जाता है, तो दोबारा उसको 37 पे कैसे लाना है। अगर 10 सेल्सियस हो तो दोबारा 37 पर कैसे लाना। तो ये अबव और बिलो टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट में हो जाता है, उसको दोबारा उसी जगह पर लेकर आना 37 पर, वो हाइपोथैलेमस का काम होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस कंट्रोल सेंटर है। बेसिकली जो भी माहौल में चेंज आएगा, पैगाम हाइपोथैलेमस को आएगा, हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्ड करवाएगा इफेक्टर के जरिए, जहां पे मैंने आपको बताया कंट्रोल सेंटर, जिससे हम क्या कह रहे हैं, हाइपोथैलेमस। अब हम दो बातें पढ़ लेते हैं और इस तरह हम सवाल को खत्म करते हैं और एक डायग्राम को शेयर करते हैं जो आपकी बुक में भी बनी हुई है। अब यहां पर बताया जा रहा है पॉजिटिव फीडबैक इन केस ऑफ इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। देखें, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी रीजन है, इस बात को पहले आप समझ लें ताकि आपको वो डायग्राम समझ आ सके। बॉडी का टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, सोचें जरा। क्योंकि इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, या तो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर को 37 पर ही रखना है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो हम पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब देखें, इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट 37 से अगर टेम्परेचर बढ़ गया, सर्टेन वार्म थर्मोरिसेप्टर, सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर, वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर, हमारे स्किन पर हर तरह के रिसेप्टर लगे होते हैं और टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं। वार्म टेम्परेचर, इसे हम कहेंगे थर्मोरिसेप्टर, सेंसिटिव महसूस करने वाले थर्मोरिसेप्टर मौजूद है इन द स्किन में। जैसे अब हम माहौल में देखते हैं कि टेम्परेचर 40 से ऊपर है, तो एकदम हम जब धूप में जाते हैं तो हमारे स्किन पर हीट जब पड़ती है तो वो डिटेक्ट करती है कि टेम्परेचर बॉडी से ज़्यादा हो रहा है।
तो जब बॉडी से ज़्यादा हो रहा होता है तो स्किन उसे क्या करती है, बाहर निकालेगी टेम्परेचर को, ताकि टेम्परेचर बॉडी का 37 ही रहे और बाकी टेम्परेचर जो है वो बाहर निकल जाए। वो कैसे निकले वो हम पढ़ लेते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम सेंड द सिग्नल। अब स्किन के जरिए मैसेज किसको आया, हाइपोथैलेमस को आया। स्किन पर रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने चेंज महसूस किया, चेंज महसूस किया कि माहौल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। पैगाम किसको भेजा, सिग्नल किसको भेजा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, और अदर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम में उन्होंने सिग्नल किसको भेजा, टू द सिस्टम, उस सिस्टम को जिन्होंने टेम्परेचर को क्या करना है, 37 पे लाना है और ज़्यादा हीट को बॉडी से बाहर निकालना है। अब ये क्या करेंगे, इंक्रीज द ब्लड फ्लो। पहली बात, पहला पॉइंट, अब ज्यादा हीट को बॉडी से बाहर निकालना है ताकि 37 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो सके। ब्लड फ्लो टू द स्किन, पहले भी बता चुका मैं आपको, ब्लड को ज्यादा से ज्यादा स्किन पे भेजा जाएगा, पहली बात। इसे हम कहते हैं वेसोडाइलेशन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वेसोडाइलेशन। इसका मतलब जो स्किन है वहां पर जो कैपिलरीज हैं उनके डायमीटर को बड़ा कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए। ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा से ज्यादा हीट बॉडी से निकलेगी और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 मेंटेन रहेगा। तो थर्मो रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया कि माहौल में टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, पैगाम किसको भेजा, स्किन को भेजा। स्किन ने महसूस किया, थर्मो रिसेप्टर स्किन के लगे हुए हैं, पैगाम किसको भेजा, हाइपोथैलेमस को भेजा। हाइपोथैलेमस ने और नर्वस सिस्टम के दूसरे पार्ट ने सिग्नल किसको भेजा, इफेक्टर्स को, ताकि वो क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें ब्लड फ्लो टू द स्किन। स्किन यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने में, कि एक तो ब्लड फ्लो ज्यादा कर दे जाए, वेसोडाइलेशन कर दी जाए। जो कैपिलरीज है ब्लड, जो स्किन के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बताया, जो स्किन के ऊपर कैपिलरीज हैं वहां पर जो है क्या है, ब्लड को ज्यादा कर दिया जाए। ब्लड जब ज्यादा हो जाएगा तो डायमीटर ज्यादा होने से ब्लड ज्यादा आएगा, ब्लड ज्यादा, ब्लड गर्म है, वो हीट को ज्यादा बाहर निकालेगा, तो हीट बाहर निकलती जाएगी, तो इस तरह बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा, एंड आल्सो स्वेट ग्लैंड, या तो जो स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड लगे हुए हैं उन्हें एक्टिवेट कर दिया जाए, स्वेटिंग की जाए, पसीना आए ताकि। एंड द स्वेट इज एवेपोरेटेड फ्रॉम द कूलिंग, और पसीना आएगा जिससे हमें क्या होगा, हमें कूलिंग इफेक्ट होंगे और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 पर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेस हीट निकाल दिया बॉडी से। तो ये क्या किया गया, ये इफेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया चेंज को, इसलिए यहां पे पॉजिटिव है। इफेक्टर ने रिस्पॉन्ड किया चेंज को, चेंज किया था 37 से टेम्परेचर अबव हो गया, 40 हो गया। दोबारा इसको 37 पे लाने के लिए वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी पड़ी और स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करके स्वेटिंग करवाना पड़ा, ताकि टेम्परेचर दोबारा 37 पर आ जाए और एक्सेस हीट बॉडी से बाहर निकल जाए। ये तो था हमारा पॉजिटिव फीडबैक, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इन केस ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि माहौल में टेम्परेचर कम हो रहा है। अब माहौल में सर्दी है, मिसाल के तौर पर टेम्परेचर -1 हो गया, बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 हो गया, तो बॉडी से तो हीट निकलेगी, तो बॉडी से हीट लॉस होती गई तो सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए अब जो सर्दी बढ़ रही है तो वो हीट को लॉस करवाएगी। अब क्या करवाना चाहिए, नंबर 1, एक हीट प्रोड्यूस भी करवानी है और दूसरा हीट को कंजर्व भी करना है। तो ये उल्ट काम हो रहा है। इफेक्टर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है इनवर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर माहौल में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और बॉडी क्या करवा रहा है, टेम्परेचर को 37 पर रख रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। बाहर टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और बॉडी का टेम्परेचर 37 पे जा रहा है, तो इनवर्स इफेक्ट हो रहा है। इफेक्टर इनवर्स इफेक्ट, वो कैसे करवाएंगे, इन कोल्ड टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, द कोल्ड रिसेप्टर जो कि स्किन पर मौजूद है, याद रखिएगा हर तरह का रिसेप्टर मौजूद है,
सेंड इम्पल्स, इम्पल्स कहते हैं पैगाम को, जो उन्होंने डिटेक्ट किया कि स्किन पे महसूस हुआ कि भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, माइनस में है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो स्किन पैगाम भेजेगी हाइपोथैलेमस को, सेंड सिग्नल हाइपोथैलेमस टू इनहिबिट द हीट लॉस मैकेनिज्म, के रोके हीट लॉस मैकेनिज्म, उस निज़ाम को जो हीट को बाहर निकलने से बचाता है, ताकि हीट ज़्यादा से ज़्यादा, कि इसको हम एक सिंपल लफ्ज़ कहते हैं हीट लॉस मैकेनिज्म, हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी। हीट को लॉस नहीं होने देना, कंजर्व, महफूज करना है। एंड एक्टिवेट द हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म, एक तो हीट लॉस मैकेनिज्म ताकि हीट प्रोडक्शन करवाई जाए, और जो प्रोडक्शन हीट करवाई जा रही है उसको कंजर्व, महफूज भी किया जाए। यानी कि बाहर टेम्परेचर माइनस में जा रहा है और अंदर टेम्परेचर 37 ही है, तो ये ऑपोजिट काम हो रहा है। इफेक्टर रिस्पॉन्ड इनवर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, उल्ट काम कर रहे हैं। अब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा बॉडी का, यानी कि बाहर टेम्परेचर -1 है, अब ये बॉडी है, उसका टेम्परेचर 37 है। टेम्परेचर कम होने से क्या होगा कि बॉडी से हीट निकलेगी। हीट को निकलने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? दिस इंक्लूड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स। पहली बात, जो स्किन के ऊपर ब्लड कैपिलरीज होंगे, सुपरफिशियल का मतलब जो स्किन के ऊपर है ब्लड कैपिलरीज, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, यानी कि उनका डायमीटर पहले इतना था, अब उनका डायमीटर इतना कर दिया जाएगा। जितना छोटा डायमीटर होगा ब्लड उतना ही कम आएगा, जितना कम आएगा उतना ही हीट बॉडी से कम निकलेगी। और हीट कहाँ रहेगी? हीट अंदर ही रहेगी, हीट अंदर ही रहेगी, हीट अंदर ही रहेगी, हीट बॉडी से निकलेगी नहीं। तो इस तरह उसने कंजर्व कर लिया। और दूसरा, स्टिमुलेट किया जाएगा, हीट को प्रोडक्शन किया जाए। हीट को प्रोडक्शन कैसे किया जाए? थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस हीट को प्रोड्यूस करवाने को कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, दो तरीके हैं, एक शिवरिंग, या तो मसल कपकपी, मसल जो होंगे वो शिवरिंग करना शुरू कर दें, कपकपी तारी हो जाएगी जिससे हीट बनेगी, या नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म। नॉन शिवरिंग दूसरा है, दो मैकेनिज्म है इसके अंदर, या तो हार्मोन थायराइड ग्लैंड की मदद से या ब्राउन फैट की मदद से। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हीट प्रोड्यूस होने लग जाएगी। तो बाहर टेम्परेचर माइनस है, बॉडी से बहुत कम है, और बॉडी का टेम्परेचर 37 है। तो इफेक्टर यहां पर उल्टा असर कर रहा है, उल्टा रिस्पॉन्ड कर रहा है कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। बाहर माइनस में जा रहा है, अंदर बढ़ रहा है। तो बढ़ा किस तरह रहा है? इन दो तरीकों से। और कंस्ट्रिक्शन होने को कहते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये खून की नालियों का सुकड़ जाना, ताकि ब्लड ज्यादा ना आ सके और बॉडी से हीट ना निकल सके, क्योंकि ब्लड गर्म है। वार्म ब्लडेड है मैमल्स, खासतौर पर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस ही मैमल्स में आता है। अब हम इस दोनों बातों को, इस इंक्रीज इन टेम्परेचर में और दूसरा डिक्रीज इन टेम्परेचर में बॉडी के, इसको एक डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद हम एक लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही अहम है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं इन दोनों प्रोसेस के तहत कि डिक्रीज टेम्परेचर में बॉडी में क्या होता है और इंक्रीज टेम्परेचर में बॉडी क्या रिस्पॉन्ड। इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं जो बुक में ही बनी हुई है। अब ये आपके सामने एक डायग्राम है, ये एक आपकी बुक में भी एक डायग्राम बनी हुई है। इसको जरा गौर से समझें, बहुत ही आसान बात है और हम पढ़ भी चुके हैं ये बात, हमने सिर्फ डायग्राम को समझ के दोबारा एक दफा पढ़ लेनी है बात। देखिए यहां पर आपको एक चीज दिखाई जा रही है कि एक चीज बैलेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये 36.1 सेल्सियस टू 37.8। अब आप गौर करें, ये बैलेंस है। यहां लिखा इम्बैलेंस। इम्बैलेंस क्यों हुआ? बॉडी का टेम्परेचर 37 से बढ़कर 40 हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है माहौल में, तो बॉडी ने तो 36 to 37 ही मेंटेन करना है। तो उसके लिए उसने क्या क्या चीजें अडॉप्टेशन की, ये आपके सामने है। टेम्परेचर बढ़ना कैसे शुरू हुआ, बिगेन कैसे हुआ? इंक्रीज टेम्परेचर या तो एक्सरसाइजिंग हो रही है, या तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जिम कर रहे हैं, भाग रहे हैं,
जॉगिंग कर रहे हैं तो एक्सरसाइजिंग सारा कुछ आता है उसके अंदर, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट निकल रही है बॉडी से। और या तो सराउंडिंग में, जैसे समर है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, 45 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, माहौल में इम्बैलेंस हो गया। एक चीज पहले बैलेंस थी 37, अब इम्बैलेंस हो गई। अब जब ये इम्बैलेंस हुई तो पैगाम किसको गया? ये ब्रेन को गया, हाइपोथैलेमस को गया। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? थर्मोस्टेट, हाइपोथैलेमस कहते हैं, इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कूलिंग मैकेनिज्म, जो थर्मोस्टेट मैकेनिज्म लगा हुआ है हाइपोथैलेमस में, वो एक्टिवेट कर रहा है कूलिंग मैकेनिज्म, क्योंकि भाई बाहरी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर हमने मेंटेन रखना है, 37 पे रखना है। अब कोई कूलिंग सिस्टम पैदा करो जो ज्यादा हीट को बॉडी से बाहर निकाले। तो दो सिस्टम की जाएंगे, पहले तो वैसोडाइलेशन और दूसरा स्वेटिंग करवाई जाएगी। ये एक ब्लड कैपलरीज दिखाई जा रही हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है रेड कलर का, इसमें बताया जा रहा है कि डायलेट हो गई है, फैल गई हैं। स्किन ब्लड वेसल डायलेट, कैपलरीज फिल विद वार्म ब्लड, हीट रेडिएट फ्रॉम द स्किन। अब जितना डायमीटर बढ़ेगा ब्लड उतने स्किन पर ज्यादा आएगा, उतनी हीट बॉडी से रेडिएशन की शक्ल में निकल जाएगी। तो ये तो हो गया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इससे हमने कहा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा तरीका हीट को बाहर निकालने का और कूलिंग प्रोड्यूस करवाने का। ये स्किन दिखाई गई है, स्किन पर स्वेट ग्लैंड लगे हुए हैं। स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग को एक्टिवेट करेंगे, एवेपोरेशन करेंगे, पसीना हमारा बॉडी से बाहर निकले। जब खुश्क होगा तो हमें क्या होगा? जब पसीना ड्राई हो जाएगा तो हमें कूलिंग इफेक्ट आएंगे। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो एक्सेस हीट बॉडी से बाहर निकल रही है, एक्सेस हीट बॉडी से क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। अब जब बॉडी से एक्सेस हीट निकल आई दोनों तरीकों से, तो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होने लग गया, और बॉडी का टेम्परेचर क्या है? अब कम होने लग गया। यानी कि 45 था तो अब नीचे आके 37 पर आने लग गया, क्योंकि माहौल में 45 था तो हीट बॉडी के अंदर आ रही थी, एक्सेस हीट को निकाल दिया। अब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, थर्मोस्टेट शट ऑफ कूलिंग सिस्टम। अब थर्मोस्टेट जो हाइपोथैलेमस है वो कूलिंग सिस्टम, ये दोनों कूलिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो ये दोनों को रोक दिया जाएगा कि भाई अब क्या है? बॉडी का टेम्परेचर दोबारा बैलेंस हो गया, माइनस शो कर रहा है बैलेंस को कि बैलेंस हो गया है। उसके बाद और यहां भी आप देखते थे थर्मामीटर में टेम्परेचर नीचे आ गया, तो कूलिंग सिस्टम ऑफ कर दे। ये तो था सारा इंक्रीज टेम्परेचर माहौल में होने से, और ये दो अडॉप्टेशन जिसने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करके दोबारा बैलेंस कर दिया। अब दूसरी बात, अब अगर बॉडी का टेम्परेचर नीचे आता है, जैसे कि 10 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्यों हुआ? 10 सेल्सियस क्यों हुआ? स्टिमुलेट डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द कोल्ड इन्वायरमेंट, इसलिए हुआ है बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। अब क्या होगा? फिर इम्बैलेंस हो गया, दोबारा बैलेंस करना है। बॉडी टेम्परेचर कूलर देन हाइपोथैलेमस है, बॉडी का टेम्परेचर कूलर हो गया, ज्यादा हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर हीट लॉस हो रही है 37, क्योंकि हमने 37 हाइपोथैलेमस पे करना ही करना है हर हाल में, बाहर बेशक 40 हो जाए या बेशक माइनस हो जाए। अब 10 से दोबारा 10 बाहर है, बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे ही रखना है, तो क्या अडॉप्टेशन की जाए? मैसेज किसको आएगा? ब्रेन को आएगा, हाइपोथैलेमस को। थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट वार्म मैकेनिज्म, कि भाई वार्म मैकेनिज्म पैदा करो, क्योंकि सर्दी है, हीट प्रोड्यूस करवाओ। हीट को कैसे प्रोड्यूस करवाएगा? दो तरीकों से, जो मैंने अभी पढ़ाया भी आपको। पहला तरीका है जिसे हम कहते हैं यहां पर वैजो डायलेशन होना था, क्योंकि डायलेट हो रहा है, हीट बाहर निकलेगी, ये वैजो डायलेशन है। और यहां पर जो स्किन है, जो ब्लड ज्यादा आएगा तो उसे रोका जाएगा यहां पर, ताकि हीट बॉडी से बाहर ना निकले, तो यहां पे वैजो कंस्ट्रिक्शन होगा। थोड़ी सी ऊपर मिस्टेक हुई, यहां वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी जिससे हीट को बचाया जाएगा, ऊपर जो है वो वैजो डायलेशन होगी जो हीट को बाहर ज्यादा से ज्यादा निकालेगा। स्किन ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम स्किन टू द डीपर। अब क्या होगा कि स्किन पर जो मौजूद ब्लड वेसल है वो तंग हो जाएंगी, वो तंग होने से डायमीटर कम होता जाएगा, डायमीटर कम होगा तो क्या होगा? दोबारा हीट को अंदर ही मोड़ दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा डीपर टिश्यू अंदर स्किन के भेज, रिड्यूसिंग हीट लॉस फ्रॉम स्किन सरफेस, ताकि स्किन सरफेस ज्यादा से ज्यादा हीट लॉस ना हो। तो ये वैजो कंस्ट्रिक्शन कहलाता है, ऊपर वाला वैजो डायलेशन है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा तरीका,
स्केलेटल मसल एक्टिवेट, या तो स्केलेटल मसल को आप एक्टिवेट कर दें। शिवरिंग जनरेट मोर हीट, या तो आप थर्मोजेनेसिस करवाएं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करवाएं, या आप क्या करें, ब्राउन फैट के जरिए या हार्मोन के जरिए, नॉन शिवरिंग के जरिए आप बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाएं। तो ये दोनों तरीके क्या हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंजर्व किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, जब बॉडी से हीट ही नहीं निकलेगी तो टेम्परेचर आपके सामने देखें रेड कलर का शो कर रहा, बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा तो फिर सेट पॉइंट पर पहुंच गया, 37 पर पहुंच चुका है। तो अब इन सिस्टम को बंद किया जाएगा कि वार्म सिस्टम बंद कर दिया जाए ताकि मजीद हीट पैदा ना हो। तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, 37 पर पहुंच गया, 10 से 37 पर आ गया। द थर्मोस्टेट शट ऑफ वार्मिंग मैकेनिज्म, थर्मोस्टेट क्या करेगा, वो वार्मिंग मैकेनिज्म को बंद कर देगा। अब बाहर माइनस में भी हो, अंदर बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। तो ये बेसिकली वही बात है जो हमने अभी पढ़ी है। ये इंक्रीज टेम्परेचर होगा तब क्या अडॉप्टेशन करनी है, ये डिक्रीज जब टेम्परेचर होगा माहौल में तब क्या अडॉप्टेशन करनी है। ये कोल्ड इन्वायरमेंट है, ये वार्म इन्वायरमेंट है, और ये एक सेट पॉइंट दिखाया गया है जो 37 है। उसके बाद आखिर में आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और हम 16 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास एक सवाल है जिसको कहा जाता है टेम्परेचर इन फीवर पैरेक्सिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता है, कभी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर पूछा जाता है, पैरेक्सिया या टेम्परेचर इन फीवर। पैरेक्सिया क्या होता है, देखें एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना है आप सब जानते हैं, 30 सेल्सियस 36 to 38 सेल्सियस डिग्री सेंट, एवरेज 37 है। ये एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। टेम्परेचर का बढ़ना, बुखार होना, वो किसी वजह से होगा बुखार। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो फीवर होगा, उसे हम पैरेक्सिया कहते हैं। वो तो नॉर्मल चीज से इंक्रीज करेगी एक चीज, तो उसे हम टेम्परेचर इन फीवर या इंक्रीज इन टेम्परेचर इन फीवर इज कॉल्ड द पैरेक्सिया, उसे हम पैरेक्सिया का नाम देते हैं। अब ये क्यों हुआ, कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई और रीजन है? ज्यादातर इन्फेक्शन की वजह से ही ये टेम्परेचर बढ़ता है, ताकि बॉडी रिस्पॉन्ड करती है कि एक बहुत बड़ा सिम्टम्स पैदा कर रही है बॉडी कि भाई टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसका मतलब अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो फौरन डॉक्टर को चेक करवाया जाए। तो इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, जब भी बैक्टीरिया का या वायरल का इन्फेक्शन होता है, मेनली ल्यूकोसाइट इंक्रीज इन नंबर। जब भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अंदर हमारी बॉडी में होता है तो हमारे ल्यूकोसाइट जो कि वाइट ब्लड सेल है, जो आर्मी है हमारी बॉडी की, जो मारेगी इन बैक्टीरिया वायरल को, उनको बढ़ा दिया जाता है। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए फिर भी फीडबैक सिस्टम वैसे ही काम करता है। ये सिर्फ एक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने को ये शो करवाया जा रहा है, देयर इज सम चेंजिंग इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। तो चेंज जब आएगा तो हम डॉक्टर को चेक करवाएंगे। तो ये खुद करवाई जा रही है, बॉडी खुद बॉडी का टेम्परेचर को क्या करती है, बढ़ाती है, ताकि बुखार हो। बुखार एक सिम्टम्स है, ज़हन में रखिएगा। दीज पैथोजिन यानी कि वायरस और बैक्टीरिया, पैथोजिन बीमारी फैलाने वाले वायरस बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज करते हैं। अब वो इन्फेक्शन याद रखिएगा, वो लंग्स में भी हो सकता है, वो ईयर के जरिए भी हो सकता है, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल भी हो सकता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है। एंड द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस केमिकल कॉल्ड पैरोजिन। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर बात पूछ ली जाती है, पैरोजिन क्या है? यानी कि बैक्टीरियल और वायरल का इन्फेक्शन हुआ जिसने वाइट ब्लड सेल को इंक्रीज कर दिया। वाइट ब्लड सेल के इंक्रीज होने से क्या हुआ कि पैरोजिन बना। पैथोजिन और जो इन्फेक्शन काज कर रहे हैं और ब्लड सेल जो वाइट ब्लड सेल हैं, उन्होंने एक केमिकल को प्रोड्यूस किया जिसका नाम है पैरोजिन्स। अब अक्सर पेपर में यह भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज पैरोजिन, क्या होता है? पैरेक्सिया तो पता चल गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर इन फीवर या टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीज इन फीवर, उसे पैरेक्सिया कहते हैं। पैरोजिन क्या होते हैं? पैरोजिन, यहां से आपने सारा पैरोजिन के बारे में लिखना अगर अकेला पैरोजिन पूछा जाए। अब पैरोजिन केमिकल है, ये बन गया। पैरोजिन डिस्प्लेस द सेट पॉइंट, जैसे ही पैरोजिन बनेगा, ये अब समझने वाली बात है, आखिरी बात है,
पायरोजिन जैसे ही बनेगा ये डिस्प्लेस हटा देगा। किसको हटा देगा? सेट पॉइंट 37 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड को पाएगा 41 पे ले आएगा। जैसे हम कहते हैं 101 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया, 101 टेम्परेचर, 102 टेम्परेचर, 100 टेम्परेचर हो गया। तो यानी कि पायरोजिन का बनना ये बात वाजे कर रहा है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। डिस्प्लेस सेट पॉइंट किसे कहते हैं? 37 को ऑफ द हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37। पैथोजिन और ब्लड सेल ने एक केमिकल को प्रोड्यूस किया। केमिकल्स क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो रहा है। केमिकल्स ने क्या किया? केमिकल्स ने आके 37 से हटकर बॉडी का टेम्परेचर को 40 पर ले गया। अब इसका मतलब यह नहीं कि थर्मोरेगुलेशन मेंटेन नहीं हो रही, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं हो, सब कुछ हो रहा है। 40 पे टेम्परेचर को ले जाने का मकसद है क्योंकि अंदर इन्फेक्शन हो चुका है। पायरोजिन आ गया, पायरोजिन ने क्या किया? बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। बढ़ा कैसे? क्योंकि वाइट ब्लड सेल इंक्रीज हो रहे हैं बॉडी के अंदर इन्फेक्शन की वजह से। अब फीवर और हाई टेम्परेचर, अब ये जो बुखार हुआ है और ये बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ा है 37 से 40 पर जो आया है, ये मदद कर रहा है बेसिकली। यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो कि 37 से बढ़ा है, ये एक सिम्टम शो कर रहा है, ये एक ऐलान कर रहा है कि भाई बुखार हो रहा है, बुखार किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, आप चेक करें, डॉक्टर को चेक करवाएं। तो बेसिकली फीवर और हाई टेम्परेचर हेल्प कर रहा है स्टिमुलेट द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजिन। ये पायरोजिन और हाई टेम्परेचर ये स्टिमुलेट करेगा, एक्टिवेट कर देगा उस निज़ाम को जो आपको पैथोजिन से बचाएंगे। यानी कि जो टेम्परेचर का बढ़ना है बेसिकली ये आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। प्रोटेक्शन किससे दे रहा है? मजीद पैथोजिन से। फिर क्या होगा? फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको एंटी पैरेटिक मेडिसिन लिख के देगा, जैसे कि पैनाडोल आपको देगा, पैरासीटामोल देगा आपको। ये आप लेंगे तो पायरोजिन क्या होगा? डिक्रीज होने लग जाएगा। जब पायरोजिन डिक्रीज होगा दोबारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 30 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और इस तरह आप सेहतयाब हो जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज पायरेक्सिया। तो ये मैंने आपको तफसील के साथ समझाया है। इस तरह अब हमारा चैप्टर नंबर 15 जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।